मालकन मुझे 4 लाख महीने का देती। रोटी कपड़ा मकान सब मालकन के जिम्मे था। मैं दिलो जान से फिर मालकन की काम करता, लेकिन एक रात अरबी मालकन ने मुझे अपने घर रोक लिया। वजह पूछी तो कहने लगी जरूरी काम है। मैं भी मालकन के पैसे हलाल करने को रुक गया। रात हुई तो होश उड़ गए कि मालकन मैं खाना काबा के सामने घुटनों के बल बैठा, दोनों हाथ फैलाए ज़ारो कतार रोते हुए दुआ मांग रहा था। ऐ अल्लाह, मुझे नौकरी मिल जाए, चाहे वो जैसी ही क्यों ना हो, लेकिन अब मुझसे ये फाका कशी बर्दाश्त नहीं होती। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। पिछले 3 दिन से मैंने खाना नहीं खाया था और अब मेरा सब्र जवाब दे गया था। मैं पिछले 2 महीने से यहाँ नौकरी तलाश कर रहा था, लेकिन अभी तक मुझे नाकामी का ही मुंह देखना पड़ा था। हालांकि मैं अच्छा खासा तालीम याफ्ता था, लेकिन मुझे यहाँ कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही थी। जितने पैसे मैं पाकिस्तान से लाया था वो सब 1 महीने में खत्म हो चुके थे, और इसके बाद मेरा ये हाल था कि मैं रात खाना काबा के सहन में ही गुजारता था और दिन भर नौकरी की तलाश में चला जाता। पहले तो मेरी कोशिश ये थी कि मुझे अच्छी से अच्छी नौकरी मिले, लेकिन इसके बाद फिर ये ख्वाहिश थी कि मुझे कोई भी नौकरी मिल जाए, मैं कर लूँगा। लेकिन कोई भी मुझे काम देने के लिए तैयार ही ना था। आज भी मैं एक होटल के पास से गुजर रहा था जहाँ लोग किस्म किस्म के खाने खा रहे थे। वो सब देखकर मेरी भूख चमक उठती थी। शीशे के अंदर से बैठे लोगों को बड़ी ललचाई हुई नजरों से खाते हुए देख रहा था, और भूख से मेरी ये हालत थी कि लगता था कि अगर मुझे खाना ना मिला तो मैं मर जाऊंगा। मैं इस रेस्टोरेंट के दरवाजे के अंदर दाखिल हुआ। मेरे कपड़े मैले कुचैले हो रहे थे। मेरे होलिये से मैं कोई फकीर ही लग रहा था। मुझे देखकर वेटर ने फौरन से मुझे धकेला था। कहने लगा, बाहर निकलो यहाँ से, यहाँ मांगने वालों का दाखिला मना है। मैं कहने लगा, मैं कोई फकीर नहीं हूँ, आप मुझसे जो चाहे काम करवा लें, बेशक बर्तन धुलवा लें, लेकिन मुझे कुछ खाने को दे दें। मैं 3 दिन से भूखा हूँ। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैंने हाथ जोड़कर उस वेटर की मिन्नत समाजित की थी, लेकिन उसने मुझे धक्के मार कर बाहर निकाल दिया था। वहां से पैदल चलते चलते अपने बहते आंसुओं के साथ में बेबसी से खाना काबा के सामने घुटनों के बल बैठ गया और दोनों हाथ फैलाकर बाबा से बुलंद हिचकियों से रोते हुए कहने लगा कि अल्लाह, मुझे मौत दे दे या फिर मेरा रोटी रोजी का कोई बंदोबस्त कर दे। मुझसे अब ये भूख बर्दाश्त नहीं होती। अगर खुदकुशी हराम न होती तो यकीनन मैं कर चुका होता। ज़ारो कतार रो रहा था। मुझे कोई परवाह नहीं थी कि मुझे कौन देख रहा है और मेरे बारे में क्या सोच रहा है। अभी मैं अपने रब से यही बातें कर रहा था कि जब मुझे अपने कांधे पर किसी के हाथ का दबाव महसूस हुआ। जब मैंने पलटकर देखा तो वो एक बुर्क़े और नकाब में मलबूस खातून थी, और मुझे देखकर उसने अपना हाथ पीछे कर लिया। कहने लगी, तुम्हें नौकरी चाहिए? मैंने अपने आंसू अपने हाथ की पुश्त से साफ किए और खड़ा हो गया। मुझ में इतनी भी हिम्मत न थी कि मैं उसे लफ्जों से जवाब देता। मैंने इस बात में सर हिलाकर इकरार किया था। वो कहने लगी, जो काम कहूंगी कर दोगे? मैंने कहा, आप जो कहेंगी मैं करने को तैयार हूँ। आपकी बहुत मेहरबानी होगी अगर आप मुझे नौकरी पर रख लें। वो मुझसे कहने लगी कि ठीक है, तुम मेरे साथ आओ। मैं फौरन से के साथ चलने लगा। कुछ ही दूर में रोड पर उसकी गाड़ी खड़ी थी, जिसके अंदर ड्राइवर भी मौजूद था। गाड़ी के पिछली नशिस्त पर बैठ गई और मुझे आगे बैठने का इशारा किया। ड्राइवर के साथ फ्रंट सीट पर बैठ गया। 20 से 25 मिनट की मुसाफत के बाद गाड़ी एक घर के सामने खड़ी हुई थी। वो एक छोटा सा बंगला नुमा घर था। ड्राइवर ने गाड़ी बाहर ही पार्क की थी। पार्किंग एरिया बाहर बना हुआ था। जैसे ही ड्राइवर गाड़ी से उतरा, उसने चाबी मालकन को पकड़ा दी। मालकन ने कहा, ठीक है, तुम्हारा काम खत्म, अब तुम जा सकते हो। ये सुनते ही वो वहां से चला गया। उस मालकन ने मेरे सामने अपने घर का ताला खोला। घर में उसके और मेरे अलावा इस वक्त और कोई नहीं था। जैसे ही मैं उसके घर में दाखिल हुआ, सामने लाउंज था और लाउंज में ही एक कोने में किचन बना हुआ था। वो मुझसे कहने लगी कि क्या कुछ खाना है तुम्हें भूख लगी है? उस वक्त मेरी भूख से बुरी हालत थी। मैंने कहा, जी हाँ, जो है मुझे फौरन खाने को दे दें। अगर 2-4 दिन का पुराना बासी भी है तब भी मैं खा लूंगा। और ये मेरी भूख की शिद्दत की आखिरी हद थी कि मैं बासी खाना खाने को भी तैयार हो गया था। मुझे याद आने लगा कि पाकिस्तान में मैं अपनी वालदा को खाने के मामले में कितना परेशान करता था। जब भी वो भिंडी या टिंडे या सब्जी दाल मेरे सामने रखती तो मैं झट से प्लेट पीछे को धकेल देता। कहता, अम्मा, आपको बस यही चीजें मिलती हैं पकाने के लिए? वो कहती थी कि तुम्हारी नौकरी भी अभी नहीं लगी और तुम्हारे वालिद की पेंशन से पूरा महीना मुझे गुजारना होता है, बहुत मुश्किल हो जाती है। मैं मुंह बनाकर बैठ जाता था कि ठीक है, मुझे कुछ नहीं खाना, मैं भूखा ही सो जाऊंगा। मैं जानता था कि मेरी माँ को कभी भी चैन नहीं मिलेगा अगर मैं भूखा लेट गया तो, इसलिए वो अपने कमरे में जाती और मुझे 200-300 रुपए लाकर पकड़ा देती। कहती, ठीक है, जाओ अपनी मर्जी से खाना खा लो, लेकिन कोशिश करो कि तुम्हें नौकरी जल्द से जल्द मिल जाए। मैं कहता, अम्मा, मैं रोज शहर जाता हूँ नौकरी ढूंढने, अब नहीं मिल रही तो मैं क्या करूँ? मैंने
BBA की तालीम मुकम्मल की थी और मैं चाहता था कि मेरी नौकरी एक बहुत बड़ी फर्म में लगे। अव्वल तो मेरी नौकरी कहीं लगती नहीं थी और अगर लग भी जाती तो वो मेरे मयार की ना होती, इसीलिए मैं उस नौकरी को फौरन से छोड़ कर आ जाता। मेरी वालिदा मुझे इस बात पर बहुत डांटती थी कि तुम थोड़े से ही इब्तिदा करो, शायद अल्लाह तुम्हारे काम को बढ़ा देगा, बरकत भी डाल देगा। तुम 20,000 की नौकरी छोड़ आए हो, जानते हो कि 20,000 में हमारे हालात कुछ तो बेहतर हो सकते हैं। मैं अम्मा से कहता कि मुझे ये छोटी मोटी नौकरी नहीं करनी है, मैं तो चाहता हूँ कि मेरी बहुत बड़े फर्म में नौकरी लग जाए जहाँ की तनख्वाह लाखों से शुरू हो। पाकिस्तान में भी जूतियां घसीटते घसीटते 1 साल गुजर गया था, लेकिन मुझे मेरे मतलब की नौकरी नहीं मिली थी। इसलिए मैंने अपनी अम्मा का सारा जेवर बेचा और सऊदीया में आ गया कि यहाँ मैं अच्छा कमाऊंगा और अपनी वालिदा को भी खर्चा भेजूंगा। मैं तो अपनी माँ को ये आस दिला कर आया था कि जैसे ही मेरा काम सऊदीया में सेट हुआ मैं उन्हें भी वहाँ बुला लूंगा। इस बात पर वो भी बहुत खुश थी, लेकिन 2 माह से यहाँ भी मुझे मुसलसल नाकामी का मुंह देखना पड़ रहा था और अब ये खातून मुझे नौकरी देने को तैयार थी। अपने लबो लहजे से ये मुझे अरबी लगती थी। अब तक मैंने इसका चेहरा नहीं देखा था। इसने मेरे सामने पुलाव रखा, मैंने फटाफट से खाना शुरू कर दिया। 3 दिन बाद ये खाना नसीब हुआ था। मैं बहुत उजलत से खा रहा था, साथ साथ पानी भी पी रहा था। काफी दिनों बाद मैंने सैर होकर खाना खाया। वो मालकिन मुझे मुसलसल देख रही थी, शायद मेरे यूं खाने पर मुझे देख रही थी, लेकिन मुझे परवाह नहीं थी। मुझे तो अपना पेट भरना था। ये 3 दिन से भूख की वजह से मुझे दुहाइयां दे रहा था। फिर वो खातून मुझसे कहने लगी कि तुम सामने कमरे में आज रात सो जाओ, मैं तुम्हारा बाकायदा इंतजाम कर दूंगी। मैं फौरन से उसके कमरे में चला गया, पंखा चलाया और बेड पर लेट गया। काफी दिन से मैं सही से सो ही नहीं पाया था, इसीलिए मुझे बड़ी गहरी नींद आई थी। सुबह जब मेरी आंख खुली तो सुबह के 9 बज रहे थे। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा। मेरा नौकरी का पहला दिन था, मैं अब तक सो रहा था। मैं कमरे से बाहर आया तो वो अरबी मैडम अब भी नकाब में ही थी और मेरा इंतजार कर रही थी। मुझे देखकर सामने सोफे पर बैठने का इशारा किया। मैं फौरन से सामने सोफे पर बैठ गया। वो कहने लगी, मैंने अपने ड्राइवर से बात कर ली है, रात को तुम उसी के घर जाकर सोया करोगे और खाने पीने का भी तुम्हारा इंतजाम कर दूंगी। सुबह 10 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक तुम्हें मेरा काम करना पड़ेगा। मैंने कहा, काम की नौयत क्या है? तो कह लगी, जो मैं तुमसे कहूँगी तुम्हें वही करना पड़ेगा। मैं तुम्हें इसी शर्त पर लाई हूँ। मैं कहाँ इनकार कर सकता था। मैंने कहा, ठीक है, जैसा आप बेहतर समझती हैं। मैंने कहा कि आप मुझे क्या तनख्वाह देंगी? जो तनख्वाह उसने मुझे बताई मेरे होश उड़ाने के लिए काफी थी। वो मुझे इतने रियाल देने के लिए तैयार थी जो कि पाकिस्तानी 4 लाख बनते थे। ये सुनकर तो मैं दिल ही दिल में बेहद खुश हुआ था। मैं नहीं जानता था कि वो मुझसे काम क्या लेने वाली है। बहरहाल कुछ देर बाद ड्राइवर भी आ गया और मुझसे कहने लगी कि क्या तुम्हें गाड़ी चलानी आती है? मैंने कहा, जी हाँ, मुझे ड्राइविंग आती है। उसने अपने ड्राइवर को बोला कि गाड़ी इसके हवाले कर दो और मुझे एक मोबाइल फोन दिया। कहने लगी, मैं तुम्हें अपना हर काम इसी फोन पर बताऊंगी और तुम वो कर देना। मैंने कहा, जी मालकिन, जैसा आपका हुक्म। जो भी काम होता वो मुझे फोन पर बता दिया करती और मुझे गाड़ी लेकर वहीं पहुंचना होता था। ज्यादातर मैं एयरपोर्ट से मालकिन के बताए पैसेंजर लेता था और उन्हें मालकिन के ही बताए हुए पते पर छोड़ देता था और ज्यादातर पाकिस्तानी मर्द और खवातीन होते थे। उनके साथ छोटे छोटे नामालूद बच्चे भी होते थे और कभी 1-2 साल के बच्चे में। मैं अभी तक इस अरबी मालकिन के काम की नौयत को समझ नहीं पाया था, लेकिन ये काम मेरे लिए मुश्किल नहीं था। लेकिन एक बार जो कुछ मेरी आंखों ने देखा, मैं शशतर रह गया। वो मंजर देखकर तो मेरा दिमाग घूमकर रह गया। मेरी मालकिन जो भी काम कर रही थी मुझे लगा जैसे वो नाजायज और गलत है, लेकिन अब भी मैं कुछ कह नहीं सकता था क्योंकि मेरे पास बाकायदा कोई सबूत नहीं था। लेकिन उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मैं जो तनख्वाह अपनी वालिदा को भेज रहा हूँ हलाल कमाई की हरगिज नहीं है। अब मैं नौकरी भी नहीं छोड़ सकता था। अगर मैं अभी छोड़ देता तो करता क्या? मैं शशोपंज में मुब्तला था। कभी ये सोचता कि आज तक मेरी माँ ने मुझे कभी हराम का नवाला तक नहीं खिलाया। वो खुद भी कपड़े सीकर मेहनत करती थी और मेरे वालिद की वफात के बाद उनकी पेंशन में ही गुजारा करती थी। जैसे तैसे गुजारा तंगी बर्दाश्त करके करती, लेकिन कभी भी हराम काम की तरफ नहीं आई थी। और मेरी अरबी मालकिन पिछले 3 माह से ये काम मुझसे करवा रही थी जो जायज नहीं था। मेरे दिल में अजीब सी बेचैनी सी शुरू हो चुकी थी। पहले तो मैं इस काम से नावाकिफ था, इसलिए मुझे वो काम करने पर कोई एतराज नहीं था, लेकिन जो मंजर मैंने आज देखा था, मैं सोच में पड़ गया था कि क्या करूं। एक तरफ मेरी मजबूरियां थी और दूसरी तरफ अरबी मैडम मुझे अच्छे खासे पैसे दे रही थी जो मेरी जरूरतों को पूरा करने के बाद भी बचत की सूरत में मुझे मिल रहा था। दिमाग मुझे ये कह रहा था कि अल्लाह ताला गफूरुर रहीम है, तुम क्यों फिक्र करते हो? तुम गरीब हो, मजबूर हो, बेबस हो, तुम्हें जो काम मिल रहा है चुपचाप करते रहो, बाद में अल्लाह से माफी मांग लेना। लेकिन फिर मेरा दिल मुझे ये कहने लगा कि नहीं, छोड़ दो ये काम, वरना तुम बुराई की दलदल में फंसते चले जाओगे।
میں اپنے اندر چڑی ضمیر کی جنگ میں الجھ کر رہ گیا تھا۔ میری مجبوری یہ تھی کہ میری عربی مالکن میرا پاسپورٹ لے چکی تھی اور 1 سال کا میں ایگریمنٹ بھی کر چکا تھا کہ میں وہ سب کروں گا جو مجھے کہے گی۔ اگر میں اس سے بات کرتا تو وہ صاف کہہ دیتی کہ تم اس بات پر راضی تھے۔ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اب میں کیا کروں۔ میں بہت بری طرح سے پھنس چکا تھا۔ پہلے تو میں کام کی نوعیت سے واقف نہیں تھا، لیکن اب تو میں جانتا تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ میری مالکن کتنی تیز اور ہوشیار ہوگی۔ چالاکی سے وہ مجھے اپنے کام کے لیے استعمال کر رہے تھے۔ بہرحال اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں کیسے اپنی مالکن کے اس کام سے اپنی جان چھڑواؤں، کیونکہ اگر مالکن پکڑی جاتی تو میں بھی اس کے ساتھ ہی جیل میں جاتا۔ میں اسی ششوپن میں مبتلا تھا کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ پوری رات میری کروٹ بدلتے گزری تھی۔ میں نے اپنے برابر والی چارپائی پر دیکھا تھا دوسرا ڈرائیور بے خبر سو رہا تھا۔ وہ بھی سربی مالکن کے کام کی نوعیت جانتا تھا، لیکن اسے صرف پیسے سے غرض تھا۔ حالانکہ پہلے بھی میں نے اسے کئی بار یہ پوچھا تھا کہ مالکن کیا کام کرتی ہے اور پاکستانی لوگوں کو یہاں بلا کر کیا کام دیتی ہے۔ میری اس بات پر اس نے مجھے گھور کر دیکھا تھا۔ کہنے لگا زیادہ سوال جواب مت کرو، 4 لاکھ چھوٹی رقم نہیں ہوتی۔ آم کھاؤ، گٹلیاں گننے کی کوشش مت کرو۔ پیسے مل رہے ہیں نا جس سے تمہارے اور تمہارے گھر کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں، بس اتنا کافی ہے۔ اگر تم نے عربی مالکن کے کام کی نوعیت کو سوچنا اور سمجھنا شروع کیا تو وہ تمہارے ساتھ جو کرے گی تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تمہیں وہاں جا کر مارے گی جہاں تمہیں پانی بھی نصیب نہیں ہوگا۔ بے حد پریشان ہو کر رہ گیا تھا میں، کیونکہ میرا دل اب اس چیز کے لیے آمادہ ہی نہیں تھا۔ میں جان بوجھ کر حرام کے نوالے اپنے اندر نہیں اتار سکتا تھا۔ اگلے روز مالکن نے مجھے پھر سے ایئرپورٹ جانے کے لیے کہا تو میری گاڑی میں جو پیسنجر بیٹھے تھے میں نے انہی سے سوال کیا کہ وہ یہاں کیوں آتے ہیں۔ مجھے وہ 4 عورتیں اور ایک مرد تھا۔ مرد میرے ساتھ برابر والی سیٹ پر بیٹھا تھا۔ کہنے لگا تمہیں اس سے کیا مطلب کہ ہم کیوں آتے ہیں؟ میں نے کہا جس کام کے لیے آپ لوگ یہاں آتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ اس کام کی اجازت یہاں کی حکومت کی طرف سے بالکل نہیں ہے۔ اس کام کی وجہ سے پاکستان بدنام ہو رہا ہے، ہمارا ملک کا نام ڈوب رہا ہے۔ وہ کہنے لگے اپنے کام سے کام رکھو، ہمیں زیادہ قانون مت پڑھاؤ۔ وہ شخص کافی تپا ہوا تھا۔ جیسے ہی میں نے اسے مقررہ جگہ پر اتارا کچھ دیر بعد ہی میڈم کا بڑے غصے سے مجھے فون آیا۔ کہنے لگی فوراً سے میرے پاس آؤ، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ میں سمجھ گیا تھا کہ اس شخص نے میڈم کے کان میرے خلاف بھر دیے ہیں۔ جیسے ہی میں میڈم کے گھر پہنچا وہ کافی غصے میں دکھائی دے رہی تھی۔ کہنے لگی کہ یہ تم کیا میری تفتیش کرتے پھر رہے ہو، کبھی ڈرائیور سے تو کبھی ان لوگوں سے، کیا سننا چاہتے ہو تم؟ میں نے کہا مالکن جن لوگوں کو میں یہاں پر لاتا ہوں وہ لوگ یہاں آ کر بھیک مانگتے ہیں، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور یہ پاکستان سے خاص طور پر یہاں بھی مانگنے کے ارادے سے جاتے ہیں، لیکن یہاں کی حکومت سمجھتی ہے کہ وہ عمرے کے لیے آئے ہیں۔ یہاں کی حکومت ایسی کوئی اجازت نہیں دیتی پاکستان کے لوگ یہاں آ کر بھیک مانگ کر پیسہ کمائیں۔ وہ کہنے لگی تم 2 مہینے تک دھکے کھاتے رہے، کیا تمہیں یہاں نوکری ملی؟ شاید تم اپنا وقت بھول گئے۔ تم نے مجھ سے کہا تھا کہ میں تمہیں جو کام کہوں گی تم وہ کرو گے، کیونکہ اس وقت تمہارا پیٹ خالی تھا، تم بھوک سے مر رہے تھے، اپنے لیے موت کی دعا مانگ رہے تھے، اس لیے تمہارے لیے سب کچھ جائز تھا، تم کو کچھ بھی کرنے کے لیے تیار تھے، اور آج جبکہ اچھا خاصا پیسہ کما رہے ہو تو تمہارے اندر دینداری جاگ اٹھی ہے۔ میری عربی مالکن پاکستان سے ایسے لوگوں کو عمرے پر بلاتی جو کہ پاکستان میں گداگری مافیا چلا رہے ہوتے۔ بظاہر وہ لوگ عمرے اور حج کے لیے یہاں پر آتے تھے، پر اصل میں وہ یہاں پر بھیک مانگتے تھے۔ وہ پیسہ اکٹھا کرتے اور وہ سارے کا سارا پیسہ میری میڈم کو ملتا تھا۔ اس میں سے کچھ پیسہ وہ ان لوگوں کو دیتی تھی اور باقی اپنے پاس رکھتی تھی، حالانکہ سعودی حکومت میں یہ سب چیزیں منع تھی۔ کہنے لگے تمہاری زبان کسی کے سامنے کھلی تو میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ میں خاموش ہو گیا۔ وہ کہنے لگی اب تم ڈرائیور کے ساتھ نہیں سو گے، بلکہ آج رات میرے ہی گھر میں سو گے، اور اب تم میری نظروں کے سامنے رہا کرو گے۔ شاید وہ میرے ارادے بھاپ گئی تھی۔ میں اس دن اس کے گھر پر ہی سو گیا۔ رات کے پہر میری آنکھ کھلی تو میں اٹھ کر خاموشی سے اپنی مالکن کے کمرے میں آ گیا۔ مجھے ہر قیمت پر اپنا پاسپورٹ حاصل کرنا تھا اور یہاں سے بھاگنا تھا۔ میں یہ ناجائز کام نہیں کرنا چاہتا تھا، نہ ہی اس کام کا حصہ بننا چاہتا تھا۔ میرے پاس کلوروفارم سے رچا بسا رومال موجود تھا۔ اپنی مالکن کی ناک کے قریب کیا، وہ بے ہوش ہو گئی۔ میں نے اس کے پورے کمرے کی تلاشی لی تو مجھے میرا پاسپورٹ مل چکا تھا۔ میں وہاں سے بھاگ گیا اور اگلے ہی روز اپنا ٹکٹ کٹوا کر پاکستان آ گیا۔ یہاں آ کر میں نے نوکری تلاش کی جو کہ بہت کم تنخواہ کی تھی، لیکن حلال تھی۔ حلال روزی کی قدر میں نے اب جانی تھی۔ اپنی ماں کی بھی باتیں مجھے اب بری نہیں لگتی تھی، اور نہ ہی دال اور سبزی۔